हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई आगे चल रही होगी। जो बच्चे कक्षा 11th में 11वीं के अंदर आए हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि वो अभी इनिशियल फेज के अंदर चल रहे हैं। तो जहां पर थ्योरी के चैप्टर्स होते हैं और हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैंने चैप्टर 1 के अपनी क्या कहते हैं वीडियोस डाली हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फिर मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसकी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आप सभी को बताई थी कि उनका क्या मतलब होता है। बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। जिन्होंने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उनको सबसे पहले पार्ट 1 देखना होगा, सो दैट कि उनको जो बेसिक जो शुरू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाए। चैप्टर 1 नंबर 1 का भी आपको वीडियो देखना होगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिक मोटे मोटे तौर पे अकाउंटिंग क्या होती है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो हमने कवर किए थे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी जो अकाउंटिंग टर्म्स है, प्रॉफिट। प्रॉफिट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर शब्द है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की इच्छा, प्रॉफिट की कामना हर व्यक्ति को होती है। आप बिजनेसमैन बन रहे हो, आप शॉपकीपर हो, कोई भी हो, हर आदमी जो बिजनेसमैन है, छोटा है बड़ा है, प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है। तो भाई प्रॉफिट होता क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू of a period over its related expenses during an accounting year is a profit। कहने का मतलब है रेवेन्यू का एक्सेस ओवर एक्सपेंसेस। जैसे ही आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा, तभी आपको उसी हालात के अंदर, उसी स्थिति के अंदर हमें प्रॉफिट हो सकता है। यदि हम इसको समझना चाहें तो और समझते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ऑब्वियसली बात है, जब हमारा ऑनर होता है, जो ऑनर की पूंजी लगी हुई होती है, जब आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। यदि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है और मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर 5 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख की इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो प्रॉफिट होने से आपके बिजनेस के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती है। पर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, लेट एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये इस पेन का एग्जांपल लेते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है और इसी से शुरुआत करते हैं कि मान लीजिए हमने इस पेन को जो सेल किया है उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ, और रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो मुझे 20 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इस पेन को, अब ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है 20 रुपए का, इस बात को ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइए। ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इस पेन को बनाने के लिए जो मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, जितने भी खर्चे किए हैं, प्रोडक्शन से लेके उसको बेचने तक के, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने 15 रुपीज के एग्जाम एक्सपेंसेस को किया है, खर्चा किया है उसको बनाने के लिए। तो 15-20 में से 15 को यदि मैं माइनस कर देता हूं, तो ये जो 5 रुपए जो आ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट जो होता है हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रॉफिट निकालने का ये एक तरीका होता है कि प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया है और एक्सपेंसेस को जब हम उनमें से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग जो शेष पार्ट है वो आपका प्रॉफिट होगा। वाइस वर्सा, यदि हमारे खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, भाई लॉस भी मैं इसमें बता देता हूं आपको, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में लॉस भी होगा। यदि हमारे एक्सपेंसेस इज मोर देन रेवेन्यू, यदि हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मान लीजिए हमारे एक्सपेंसेस 25 रुपए के हैं, बट पेन को बेच के हमारी जेब में जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ 25 रुपए आ रहा है। तो ऐसे में ये जो -5 यहां पर आंसर आएगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब अकाउंटेंसी के अंदर माइनस होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब माइनस होता है। आप माइनस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट भी दिखा देंगे तो उसको पूरा कंप्लीट कर जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट और गेन। तो ज्यादातर बच्चों को जब सुनते हैं तो वो उनको लगता है कि सर प्रॉफिट और गेन ये दोनों तो बहुत ही सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। गेन क्या होता है, ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन विच आर इncidental to the business such as the sale of fixed assets। इंसिडेंटल का मतलब जो कभी कभार होते हैं, वो प्रॉफिट जो कभी कभार होते हैं, जिनका नेचर रेगुलर नहीं होता, जिनका घटित होने का जो समय है वो बार बार नहीं होता, वो सभी इस तरीके के प्रॉफिट्स हमारे गेन होते हैं। तो गेन जो है टेम्परेरी नेचर का होता है। जैसे विनिंग ए कोर्ट केस जीत गया, वहां से आपको कुछ कॉम्पनसेशन मिल गया, प्रॉफिट हो गया हमें, बट वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, गेन माना जाएगा।
एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, आपकी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो भी काइंड ऑफ हमारा गेन होता है। एक और आपको बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं कि मेरी लॉटरी लग गई और लॉटरी से जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मेरी हर साल लॉटरी लगती है? क्या मेरी हर महीने लॉटरी लगती है? नहीं। यदि मेरी हर महीने लॉटरी लगेगी तो वो तो रेगुलर नेचर हो गया। तो लॉटरी कभी कभार लगती है जिसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो वो सारे के सारे प्रॉफिट जिनका नेचर रेगुलर नहीं होता, वो सारे के सारे जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको गेन कहते हैं, और गेन इज अ इरेगुलर इन नेचर। तो वो इरेगुलर होता है। किसी भी एसेट को आपने बेच दिया, तो एक बिजनेसमैन का कोई काम थोड़ी है, बिजनेसमैन का काम तो ये पेन बनाना है, प्रोडक्शन करना है, कोई भी गुड्स बना रहा है, सर्विस बना रहा है, तो उसका काम एसेट्स बेचना थोड़ी ना है। तो यदि उसको अपनी एसेट्स बेच के कुछ मुनाफा हो रहा है तो हम उसको गेन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मेन बिजनेसमैन का वो मेन बिजनेस नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो मान लीजिए कि मेरा इस पेन को बनाने का मेन काम है, तो इस पेन के अलावा यदि मैंने कोई एसेट अपनी सेल कर दी और वहां से मुझे मुनाफा हो रहा है, तो मैं उसको प्रॉफिट तो कहूंगा, बट एक्चुअली वो गेन नेचर का है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो गेन जो है इरेगुलर होता है। नेक्स्ट चलते हैं लॉसेस। यदि आपके एक्सपेंसेस, ये मैं वर्ड यहां पर मार्क कर रहा हूं, एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, तो दैट मींस आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। द एक्सेस ऑफ, एक्सेस का मतलब ज्यादा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू, एक ओवर ए पीरियड, एक पीरियड जो है टाइम, समय के बारे में बात कर रहे हैं। यदि एक समय के अंदर हमारे एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो वो हमारे लिए लाजिमी सी बात है कि हमें लॉस हो रहा है, तो टर्म्ड एज ए लॉस। इट डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, जहां प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करता है। आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख का आपका लॉस हो गया, तो मोटे मोटे तौर पे अब आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी? 4 लाख की रहेगी। 5 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे। इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी, और मनी इज वर्थ लॉस्ट, और कॉस्ट इनकर्ड विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। तो कैश और गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे के सारे हमारे लॉस बाय फायर, ये सारे के सारे हमारे लॉसेस होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जितने भी लॉसेस हैं, बेसिकली हम किसी एसेट को प्रॉफिट में बेचने के बजाय हमने लॉस में बेच दिया। 4 लाख की हमारी एसेट थी, हमने उसको 3 लाख में बेच दिया, तो 1 लाख का हमें लॉस हो गया। तो लॉस कई तरीके के होते हैं, पर मेनली हमारा लॉस यदि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो अभी हमने एग्जांपल किया था। रेवेन्यू आपका जो है वो आपने अर्न किया है 20 रुपीज का, और आपने एक्सपेंसेस जो कर दिए हैं उसके लिए वो आपने करे हैं 25 रुपीज के। तो यदि मैं 25, तो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या है मेरे? ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर देन रेवेन्यू। ये वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। तो यहां पर हमारे एक्सपेंसेस क्या है? एक्सेस है, देन रेवेन्यू। तो दैट मींस यहां पर जो -5 आ रहा है वो हमारा यहां पर लॉस होगा। तो लॉस एक तरीके का नहीं होता, इस पेन को बेचने से लॉस हो सकता है, एसेट्स को बेचने से लॉस हो सकता है, कोई गुड्स हमारे गोडाउन में आग लग गई है, चोरी हो गई, तो वो भी लॉस होता है। तो लॉस कई तरीके के लॉस होते हैं। तो लॉस को डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत फैसिनेटेड वर्ड है, हमें सबको बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो जब हमारे यहाँ दिवाली होता है, कोई इस तरीके का फेस्टिवल होते हैं, तो वहां पर काफी सारी डिस्काउंट की सेल लगती है, आप लोग अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। डिस्काउंट जो है 2 तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फर्दर जो कैश डिस्काउंट होता है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हम समझते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट होता है जो ट्रेड, जब आप कोई चीज बल्क में खरीदते हो तो वहां पर उस समय जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ऑलवेज माइनस होता है, डिडक्ट होता है, इसकी डिडक्शन होती है, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता। सपोज कीजिए हमने कोई कार खरीदी है, कार जो है उसका प्राइस है 1 लाख, और कंडीशन ये है कि वो कार जो है मैंने ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदी है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है ये आपको एक वर्ड गिवन होगा जो सपोज कीजिए 10% है। तो इसका 10% यदि हम निकालेंगे 1 लाख का, विच इज इक्वल टू 10,000, तो वो कार मुझे कितने में पड़ गई है? 90,000 में। पर कंडीशन ये है कि वो जो मुझे पैसा देना है वो मुझे पैसा 3 महीने के बाद देना है।
तो मेरे घर में कार आ गई, मैं कार यूज कर रहा हूं। जो सेलर है जिससे मैंने कार खरीदी है वो मुझे ऑफर कर रहा है कि यदि मैं ऑन द स्पॉट अभी पेमेंट करता हूं तो वो मुझे 10% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा देगा। तो दैट मीन्स उसने क्या ऑफर किया, मुझे डिस्काउंट ऑफर किया। वो डिस्काउंट किस तरीके का डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा, क्योंकि उसने किस लिए किया है कि यदि मैं अभी कैश निकालकर उसको देता हूं तो मुझे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, अदरवाइज नहीं तो मुझे 3 मंथ के बाद पेमेंट करनी है 90,000 की। तो अब ये जो कैश प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट है, मींस इसने मुझे ग्रीडी कर दिया। ग्रीडी करने का मतलब है मुझे लग रहा है कि भाई ये तो बहुत फायदे की बात है, मुझे 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर मुझे क्या, मैं क्या करूंगा उस सिचुएशन के अंदर, मैं वो अवेल कर लूंगा। मतलब सपोज कीजिए मेरी पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ है तो कैश डिस्काउंट मैं अवेल कर लेता हूं, मेरी पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वही डिस्काउंट किसको बुरा लगता है। आप बात बताइए, आपको यदि कम पैसा पे करना पड़ेगा 10%, तो 90,000 का 10% यदि मैं निकालता हूं तो मैंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन में निकल कर आया 9,000, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 9,000। यदि मैं 9,000 मेरे पास यदि कैश पड़ा हुआ है तो पहले 90,000 था, तो 9,000 मैंने और माइनस किया तो मुझे वो चीज कितने में पड़ गई, 81,000। ये सिचुएशन है, ये मेरा प्राइस होगा। तो आप बताइए कि यदि आपके पास कैश पड़ा हुआ है ऑन द स्पॉट तो आप ये कोशिश करेंगे कि उस डिस्काउंट का अवेल करना, बिकॉज क्योंकि हमारे लिए क्या है, ये बेनिफिट है, सीधी सी बात है। तो बेनिफिट तो हर कोई चाहता है ना, तो हम बेनिफिट ले लेते हैं, हम 9,000 को इसमें से माइनस करते हैं। तो मेरे पास पैसे थे, मैंने ऑन द स्पॉट उसको दे दिया पैसा और डिस्काउंट को क्या कर लिया, अवेल कर लिया, तो मुझे वो चीज कितने पड़ी, 81,000 में। तो ये डिफरेंस होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, उसको डायरेक्ट माइनस करते हैं बट कभी रिकॉर्ड नहीं करते। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड भी होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश प्रॉम्प्ट, जहां पर कैश का लेन देन होगा उस समय जब भी डिस्काउंट आता है तो वो कैश डिस्काउंट होता है। अनदर थिंग हमें ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट एक वाइडर टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अब कैश डिस्काउंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक डिस्काउंट अलाउ होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट अलाउ मींस मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं तो वहां पर मुझे लॉस हो रहा है। मींस जब हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं, डेटर हमारे कस्टमर्स होते हैं, यदि हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमें अभी पेमेंट दीजिए या हमें 10 दिन में पेमेंट दीजिए, हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट अलाउ होता है। और जब हमारे क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देते हैं, मींस जिनसे हमने उधार ले रखा है, तो वो जब हमें डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए फायदे की बात होती है, हमें एक फायदा हो रहा है, काइंड ऑफ लाभ हो रहा है हमें। और डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए नुकसान की बात होती है, बिकॉज हमें जो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा। यहां पर हम पैसा देंगे, कम देंगे, तो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। ये सिचुएशन एज ए बिजनेसमैन आपके लिए लॉस है, ये एज ए बिजनेसमैन ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमें किसी को कम पैसा देना है। तो सीधी सी बात है, तो डिस्काउंट को हमें कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में डिवाइड करना है। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, बट यदि हम रिकॉर्ड की बात करें, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसकी हमेशा रिकॉर्डिंग होती है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा जनरल एंट्री के अंदर, जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्रीज के अंदर, जब हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट माइनस करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। और ट्रेड डिस्काउंट जनरली बल्क क्वांटिटी के ऊपर होता है, जब हैवी परचेजिंग आप करते हो तो वहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, वहां कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वाउचर, वाउचर आपका आगे का चैप्टर है। वाउचर बेसिकली सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके कुछ एविडेंसेस होते हैं। आप कुछ चीज बाहर से जब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, तो किसी शॉप से जब आप चीज खरीदते हो तो आप उसके साथ बिल लेते हो, तो वो जो बिल होता है वो क्या होता है, एविडेंस होता है। जब आप किसी को कुछ बेचते हो तो आप उसको बिल देते हो, जिससे आप कुछ खरीदते हो तो उससे बिल लेते हो। आप मार्केट में मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदते हो तो वहां आपको बिल मिलता है। कल को उसमें कोई डिफेक्ट है, कुछ है, तो आप उस बिल के माध्यम से, यदि आपके बिल नहीं होगा तो आपके पास एविडेंस नहीं है। यदि मान लीजिए मैंने किसी शॉप से कुछ खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, तो यदि मेरे पास बिल नहीं है तो शॉपकीपर कैसे मानेगा कि मैंने उसकी शॉप से खरीदा। तो बिल होना बहुत अनिवार्य है। तो बिल जो होते हैं बेसिकली एविडेंस होते हैं, जो हमारा ट्रांजैक्शन हमने किया है वो प्रूफ करते हैं कि ट्रांजैक्शन हमने किया है, इसमें जो सर्टेन अमाउंट, जो भी इसमें पैसा इन्वॉल्व है वो वहां पर एक्चुअल में हुआ है। तो वाउचर का मतलब होता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहां पर भी पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कोई भी लेन देन जब होता है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो कुछ तो एविडेंस होते होंगे ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये चीज हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो कुछ तो शो करोगे, कोई तो ऐसा होगा ना, कभी आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको एविडेंस तो होना चाहिए ना, बिल होना चाहिए। तो वो जितने भी
ट्रांजैक्शंस के एविडेंस होते हैं उनको हम वाउचर कहते हैं। तो इफ वी बाय गुड्स, एग्जांपल के तौर पे वी गेट कैश मेमो, इफ बाय ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस, ये वाउचर्स के फॉर्म्स होती हैं। तो वाउचर की फॉर्म्स आपको धीरे धीरे आगे पता चलेंगी, वो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वाउचर कितने तरीके के होते हैं। अभी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अकाउंट हवा में नहीं होता। पहली बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंट हवा में नहीं है, एक ऑथेंटिक सिस्टम है। जब ऑथेंटिक सिस्टम है तो उसका एविडेंस भी होगा। बिना एविडेंस के हम कैसे मानेंगे कि ट्रांजैक्शन हुए। आज छोटी चीज कर रहे हो, बड़ी, आप बैंक में पैसा जमा करा के आ रहे हो तो आपके पास क्या होता है, एविडेंस होता है, पर्ची होती है, स्लिप होती है। तो आपने कुछ भी बाहर से ऑनलाइन आपने कुछ मंगवाया, परचेज किया, तो क्या होता है, बिल होता है, सब कुछ है आपके पास। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपके पास होगा या वो एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके पास होगा या सॉफ्ट कॉपी होगी, बट वो एविडेंस है कि वो जो भी आपने लेन देन किया, खरीदा है, बेचा, उसका वो ट्रांजेक्शन का सबूत है। उसके बेसिस के ऊपर उसकी वैलिडिटी होती है। तो वाउचर का मतलब सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हम ये मान के चल रहे हैं, आज भले ही आपको अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितने भी आप कुछ खरीदते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो वो जो बिल आपके पास आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो भी हम बेचते हैं, खरीदते हैं, हम किसी से खरीदेंगे तो बिल लेंगे, हम किसी को बेचेंगे तो बिल देंगे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं हम, गुड्स। गुड्स होते क्या है भाई, सिंपल सी बात है, गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हो। मान लीजिए मेरा ये पेन का स्टेशनरी का काम है, तो मैं इसको बेच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए गुड्स है। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो मैं वहां इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे कूलर बेच रहा हूँ, पंखे बेच रहा हूँ, एसी बेच रहा हूँ, तो वो सारे के फ्रिज बेच रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर, ये सारे के सारे मेरे गुड्स हैं जिसमें मैं डील कर रहा हूँ। तो गुड्स बेसिकली जिसमें आपका मेन बिजनेस है, इट रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। तो बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, आपका फर्नीचर का बिजनेस हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस हो सकता है, आपका कोई और बिजनेस हो सकता है। तो उस केस के अंदर जिस गुड्स में आप डील कर रहे हो, जो आप बेच रहे हो, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, वो आपका गुड्स होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। स्टेशनरी की शॉप में जो स्टेशनरी का सामान है वो मेरे लिए गुड्स है। कपड़े की शॉप के अंदर जो कपड़ा मैं बेच रहा हूँ किसी भी तरीके का, वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो गुड्स जिसमें हम बिजनेस हमारा डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वो पैसा होता है जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। विड्रॉल ऑफ मनी, और मनी एंड गुड्स कुछ भी हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, बिजनेस से आप गुड्स भी लेके जा सकते हो। मतलब मान लीजिए मेरा फर्नीचर का काम है, तो मेरे को घर में यदि फर्नीचर की जरूरत है तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी शॉप से फर्नीचर लेके जा सकता हूँ। मेरे कपड़े की दुकान है, तो मुझे खुद के लिए कपड़े चाहिए, तो मैं कहीं और से थोड़ी ना परचेज करूंगा, वो कपड़ा मैं खुद अपनी शॉप से लूंगा। तो मैं अपनी शॉप से गुड्स ले रहा हूं या मनी ले रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉन एज ए ड्राइंग। सिंपल सी बात है, आपने पैसा डाला बिजनेस में, वो कैपिटल है। आपने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, वो ड्राइंग्स है। आपने गुड्स लिए, पैसा लिया, कुछ भी लिया पर्सनल यूज के लिए, अब बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, वो सारे के सारे ड्राइंग्स माने जाते हैं। इन्वेस्ट किया तो कैपिटल है, विड्रॉ किया तो ड्राइंग्स है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है आपको, पर आपको बार बार ये चीजें देखनी पड़ेगी। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को समझ लो आप सभी। जो भी छात्र कक्षा 11वीं के अंदर आए हैं, ये पीरियड उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा सावधानी वाला समय है। क्योंकि जब हम थ्योरी करते हैं तो थोड़ा सा हमें बोरिंग लगने लग जाता है, लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत जरूरी है। आप जब 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, फिर बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बट वहां तक पहुंचने के लिए इस फेज से निकलना पड़ता है, थोड़ी कठिनाई आती है, मुझे भी पता है। ऐसा लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, बट ये टाइम जो है कुछ टाइम का होता है, उसके बाद सब कुछ हमें इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है जैसे हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जहां पर आपकी थ्योरी कम होती है, प्रैक्टिकल्स आपका ज्यादा होता है। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा फील होने लग जाए कि सर ये क्या कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं। थ्योरी है शुरू में, देखो भैया कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर लेके आनी तो थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी ना शुरू में, जब तक हम उसको समझ ना लें। अब है परचेज। परचेज सिंपल सी बात है, अभी हम सेल कर रहे थे, परचेज कर रहे हैं भाई। आज की डेट के अंदर मेरा स्टेशनरी की शॉप है, फिर एग्जांपल लेते हैं दोबारा से इस पेन का। तो इस पेन को मैं बेच रहा हूं, तो ये पेन मैंने कहीं से खरीदा भी होगा, या मैं इसको मान लो प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैंने रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा, गुड्स खरीदे होंगे। रॉ मटेरियल खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं अपने पास रीसेल करने के लिए खरीदे हैं, या रॉ मटेरियल के फॉर्म में खरीदे हैं, तो वो सारे के सारी मेरी क्या परचेज है, परचेज ऑफ गुड्स है। मैं और भी कुछ परचेज कर सकता हूं। तो परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय ए बिजनेस।
प्रोक्योर बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट, ऑन कैश। भाई हम गुड्स खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे भी खरीद रहे हैं और कैश पे भी खरीद रहे हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोक्योर कर रहे हैं हम उनको। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं इस पेन को बनाने के लिए, वो भी गुड्स है आपके। या मैं रीसेल के लिए, मान लीजिए मेरी कपड़े की शॉप है, तो कपड़ा मैं नहीं बना रहा हूं, तो मैंने बाहर से चांदनी चौक से कपड़ा खरीदा और दुकान से सेल कर दिया, तो वो भी मेरी परचेज है, गुड्स हैं जिनको मैं परचेज कर रहा हूं। इन ट्रेडिंग, ये पहले इसको कैश फॉर यूज ऑफ और सेल। इन ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट, ये आगे की पूरी बात बता रहे थे जो मैंने आपको बता दिया। रॉ मटेरियल खरीदना ये परचेज है, रीसेल के लिए आप गुड्स खरीद रहे हो। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी प्रोडक्शन ही कर रहा है, रीसेल भी तो कर सकता है, ट्रेडिंग का बिजनेस भी तो हो सकता है। मेरी दुकान है, कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा नहीं बना रहा हूँ, मैंने कपड़ा चांदनी चौक से खरीदा और मैंने सेल कर दिया, सीधी सी बात है। तो रीसेल के पर्पज से भी गुड्स खरीदे जाते हैं, तो वो भी हमारी परचेज होती है। तो परचेज मीन जो आप गुड्स खरीद रहे हो बेचने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, आगे जाके आप 12th में देखेंगे। इन्वेंटरी इसका एक और नाम होता है, तो दूसरा नाम इसका होता है इन्वेंटरी, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बेसिकली आप कोई प्रोडक्शन, स्टॉक भी 3 तरीके का होता है, मैंने आपको शायद करंट एसेट्स के अंदर बताया होगा, मैं एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूं। स्टॉक 3 तरीके का होता है, आपका रॉ मटेरियल, आपका वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो स्टॉक जो आपने रखा हुआ है वो उसका मतलब क्या है? आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी रॉ मटेरियल कल बनाएंगे, प्रोडक्शन कल करेंगे तो रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे या सुबह खरीदेंगे। भाई एक आपको मिनिमम क्वांटिटी रॉ मटेरियल की रखनी पड़ेगी आपने अपने फैक्ट्री के अंदर जहां भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो स्टॉक तो रखना पड़ेगा आपको। घर में हमारा खाने पीने का स्टॉक होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि डेली सुबह मम्मी ने आपका ब्रेकफास्ट बनाया, चपाती बनाई आपको स्कूल भेजने के लिए, आप स्कूल जाते हो, लंच लेके जाते हो, ब्रेकफास्ट करके जाते हो, तो ये थोड़ी कि सुबह सुबह वो आटा खरीद के लेके आते हैं। तो स्टॉक हमारे घर में होता है, तो उन सभी चीजों का स्टॉक हमारे घर में, जो ग्रोसरी का स्टॉक है वो हमारे घर में 15-20 दिन या महीने भर का होता है, तो वो भी हम स्टॉक करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता ना डेली के डेली हम जाके वो चीजें खरीद के लेके आते हैं बाहर मार्केट से, ठीक है। तो स्टॉक रखना पड़ता है। तो स्टॉक मैंने आपको बताया गुड्स का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल भी इसमें होता है, इसमें फिनिश गुड्स भी होता है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। तो स्टॉक आपके, और एग्जांपल लेते हैं स्टॉक का, तो आपके घर में पानी की टंकी होती है, तो वो भी आपने पानी स्टॉक करके रखा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि यदि सुबह हमें नहाना है तो तभी हम पानी भरेंगे, तो स्टॉक ऑलरेडी आपके पास होता है। तो स्टॉक ऐसा वर्ड है जिससे ज्यादातर बच्चे फैमिलियर होते हैं, उन्हें पता होता है कि स्टॉक वर्ड कहीं ना कहीं हम यूज करते रहते हैं। तो स्टॉक को हमें ध्यान रखना होगा, बाकी आप डेफिनेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर डाल दूंगा, वहां से भी पीडीएफ जो है इसकी कॉपी कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे सारे के सारे। तो स्टॉक इन हैंड, स्टॉक एक ही बात होती है। क्रेडिटर डेटर ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती है, वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। एक हमारे पास वर्ड होता है बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स वर्ड फ्रीक्वेंटली आता है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना, पैसा डूब गया, हमने उधार दिया, उधार पैसा दिया, उधार सामान दिया, और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो पैसा नहीं वापस कर रहे, भाग गए, या कोई और क्राइसिस हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पैसा हमारा डूब जाता है, अकाउंटेंसी के अंदर हम उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो जब भी आपका पैसा डूब जाएगा तो उसके लिए एक वर्ड होता है अकाउंट्स में जिसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब है आप बैंकरप्ट नहीं हो, एक सॉल्वेंट होता है वर्ड, और एक वर्ड होता है आपका इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और एक वर्ड इसके साथ ही इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है जब आप बैंकरप्ट नहीं हो, मतलब आपकी एसेट्स इज मोर देन योर लायबिलिटी। एसेट्स इज मोर देन योर लायबिलिटी का मतलब है कि जब आपकी एसेट्स, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी लायबिलिटी से कहीं ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और इंसॉल्वेंट का मतलब वर्ड होता है बैंकरप्ट हो जाना। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया, हिंदी में बोले तो दिवालिया हो गया बंदा। दिवालिया कैसे हो जाएगा? जब उसकी लायबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स। मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी एसेट्स बिजनेस की मोर देन योर लायबिलिटीज, ग्रेटर देन योर लायबिलिटीज। मतलब मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए की एसेट्स हैं और हमारी लायबिलिटीज जो है वो 40 रुपए की है, तो मतलब मैं क्या हो गया, सॉल्वेंट हूं, मैं बैंकरप्ट नहीं हूं, मतलब दिवालिया नहीं हूं। भाई मेरे पास एसेट्स है, मैं 100 रुपए के एसेट्स को बेचकर अपनी 40 रुपए की लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं बड़ी इजीली, यदि खुदा ना खास्ता बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही इंसॉल्वेंट के केस के अंदर
आपकी जो एसेट्स हैं, मतलब आपकी जो लाइबिलिटीज है वो ग्रेटर देन आपकी एसेट्स हैं, मतलब कि वो आपकी लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज्यादा होंगी। इसी एग्जांपल को रिवर्स कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 40 रुपए की एसेट्स हैं और हमारे पास 100 रुपए की हमारे पास लाइबिलिटी है, तो मैं 40 रुपए की एसेट्स को बेच कर भी 100 रुपए का अपना कर्जा जो मेरे सर पे है वो मैं नहीं उतार सकता। तो समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये दो सिचुएशंस है, एक सॉल्वेंट और एक इंसॉल्वेंट। बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब जाना। इसके अलावा एक टर्म्स और है जो मैं बताना चाह रहा हूं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड भी आगे जाके आएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजेस। कोई भी एसेट टेंजिबल, अभी मैंने बताया था आपको एसेट्स में टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होते हैं। जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे जैसे हम उनको यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू डाउन होती जाती है। मेरे पास घर में कार है, मैंने कार खरीदी, मशीन खरीदी, लैपटॉप खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, जैसे जैसे इनको डे बाय डे मैं यूज करता जाऊंगा इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज वो घिस रही है। तो वो जो घिसने की जो दर होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए मैंने कार खरीदी 1 लाख की, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 90,000 रह गई, तो 10,000 रुपए का जो जो कम हुआ है, मतलब उसको घिसा दिया हमने, वो उसका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूजेस, जो उसकी वैल्यू फॉल होती है जैसे जैसे हम किसी एसेट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, और जो डाउन होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मींस जो साइकिल होता है हमारा बिजनेस का, जब हम अपना एक साइकिल शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। जनरली हमारे यहाँ एक कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से शुरू होता है और वो 31 दिसंबर को हम अपने बिजनेस को खत्म करते हैं, अपने बुक्स को। या फिर हमारे पास 1 अप्रैल से हम शुरू करते हैं और 31 मार्च को अपने बिजनेस को फिनिश करते हैं। हमारा जो साइकिल होता है तो 12 मंथ्स का होता है। इसको समझना बड़ा सिंपल है। जैसे मैं आपके स्कूल की बात करूं तो आपका जो एकेडमिक ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब आप नई क्लास में आ जाते हो। तो 1 अप्रैल से आपको एक नई क्लास में आप पास होके आ जाते हो, तो आपका नया जो अगला आप जिस क्लास में आते हो वो शुरू हो जाता है। मतलब कहने का 12 महीने का आपका बिजनेस का भी परफॉर्मेंस पीरियड होता है। जैसे आपका एक परफॉर्मेंस होती है, आप 7th में थे, 9th से 11th में आए हो, 10th से 11th में आए हो, तो 10th आपने पूरी पढ़ाई करी है, तो 10th में जो आपने पढ़ाई की है वो साइकिल, वो मंथ्स कितने माने जाएंगे? 12 महीने। और वो कब से शुरू होंगे? 1 अप्रैल से शुरू होंगे, 31 मार्च को खत्म होंगे। तो ये 1 साल की अवधि होती है जिसमें बिजनेस भी अपनी क्या निकालता है? प्रॉफिटेबिलिटी निकालता है। तो हम 1 साल का समय देते हैं बिजनेस को कि भैया 1 साल का समय दे रहे हैं, क्योंकि एक टाइम लगता है प्रॉफिट को आने में, आपकी परफॉर्मेंस को आने में भी टाइम लगता है। तो कुछ सोच समझ के ही ये चीजें हमने बनाई है। जैसे आपका 1 साल के बाद आपका बर्थडे आता है, तो ये जो साइकिल होता है ये 1 साल का होता है। तो बिजनेस जो है 2 तरीके से ऑपरेट होता है। या तो वो अपनी बुक्स को 1 जनवरी से शुरू करेगा और 31 दिसंबर को वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। ये रिजल्ट आ जाएगा 31 दिसंबर को, भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये बिजनेस ने आपको बता दिया। ऐसे ही या फिर हम 1 अप्रैल को शुरू करेंगे बिजनेस, 31 मार्च को अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे, सबको बता देंगे 31 मार्च को कि 12 महीने में हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया। तो ये अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं इसको। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जिसके बारे में हमने चर्चा की है। मैंने कोशिश की है इनको समझाने की, तो आपको इनको रिवाइज करना होगा। आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी होंगी, जो इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने बनाए हैं, पार्ट 1 बनाया है, चैप्टर नंबर 1 बनाया है, उसको भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। बीच में से अकाउंट्स समझ में थोड़ा कम आता है, तो कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी वीडियो देखिए, सो दैट कि और बार बार उसको देखिए। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको क्लियर हुई होगी। तो यदि आपको ये काम अच्छा लग रहा है, जो टर्म्स हैं जो मैंने बताई आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।